नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्या था, कौन कौन सी भाषाएं थी, आर्य भाषाओं से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं और उनकी जो भाषाएं थी कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक बात और कि जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियोस बना बना कर भेजता रहूँगा और आपकी तैयारी भी करवाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास। तो दोस्तों भाषा का अपना ही प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप भी परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं और उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता रहा है। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी जो समय यात्रा है वो थी। बहुत समय लगा हिंदी जो भाषा आज हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको मतलब ये जो रूप है हिंदी का, इस रूप में आने के लिए बहुत लंबा सफ़र उसे तय करना पड़ा था। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? संसार के प्रति एक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? तो एक आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ होता है हिंदी का अर्थात भारतीय, हिंद का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा था। फिर बात है भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। कितनी? विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय, इसमें आती हैं भारत और यूरोपीय भाषाएं। द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आपरे, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या और भारत के जो आसपास के जो राज्य जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ भी कई जगह भारतीय जो भारोपीय भाषा है वो बोली जाती है। यूरोप बहुत बड़ा है, तो वहाँ भी ये भाषाएं कुछ हद तक बोली जाती हैं। तो हिंदी इसी भाषा परिवार की एक भाषा है। किसकी? भारोपीय। भारत और यूरोपीय जो परिवार है भारोपीय, इसी का एक भाषा परिवार का एक हिस्सा है। कौन? हिंदी। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही आर्य भाषा कहा जाता है। इसे कहा जाता है भाषा परिवार की भारतीय शाखा को, मतलब जो भारोपीय है उसकी जो भारतीय शाखा है उसको आर्य भाषा कहा जाता है, जिसे हम हिंदी कहते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक की भाषाएं कहलाती हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। आगे देखते हैं कुछ प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय इसमें दिया गया है। प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 वैदिक संस्कृत, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं
का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, जिनमें वेद के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण है इसमें, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित इसमें श्लोक हैं। यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग तथा साथ ही साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित किए गए हैं। सामवेद की बात करें तो इसमें सोम यागो मतलब यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों मतलब ये पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जन साधारण से प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने, टोटकों का संकलन किया गया है। फिर यहाँ पे है कुछ वेद दिए हुए हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद, हैत्रेय ब्राह्मण, शुक्लवेद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, तांडव अथवा पांचाविश ब्राह्मण और अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। फिर और बात करते हैं आगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं के बारे में। मध्यकालीन आर्य भाषाएं, लौकिक संस्कृत के बारे में भी देख लेते हैं। परिणी की अष्टयामी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 28 वर्ण रह गए हैं। रा, ढ़ा, जिहा मूलीय तथा उपदमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। फिर अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पाली, प्राकृत और एक नीचे है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और है अपभ्रंश। हाँ सही है, अपभ्रंश। तो इन रूपों में इनको बांटा गया है। अब अगर बोलते हैं आप पाली, प्राकृत या इनके बारे में डिटेल में पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इसमें से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जब यूजीसी के लिए अपन वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपन ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश के कुछ रूप हैं, क्षेत्रीय रूप, उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी की जननी भी कहा जाता है अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं: सौर सेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती; पैशाची अपभ्रंश पंजाबी; ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी; खस अपभ्रंश पहाड़ी; महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी; अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया। अपभ्रंश के महान कवि कौन है? स्वयंभू। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिन्होंने पद्मचर्यु, ऋत्रेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। पौमचर्यु जो है, पहली यहाँ पे जो है पौमचर्यु, एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, जिसे पुष्यदंत भी कई लोग कहते हैं। 10वीं शताब्दी में हुए। ये कब थे? 10वीं शताब्दी का समय था इनका। इनकी भी 3 रचनाएं थी, महापुराण, ऋय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। फिर है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल, जो कि 10वीं शताब्दी का समय इनका माना जाता है।
भविष्यत कहा इनकी एक रचना है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम भी आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। फिर है अपभ्रंश काल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचना काल। रचनाएं और रचना काल: प्राकृत व्याकरण जैन आचार्य हेमचंद्र, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, राउलवेल रोड़ा कवि, संदेश रासक अब्दुल रहमान, पाहुड़ दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन रास जिन्न दत्त सूरी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति और श्रावकाचार्य देवसेन। अब एक चीज और देख लेते हैं, अपभ्रंश की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। अपभ्रंश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। सामान्यतः अपभ्रंश टा वर्ग प्रधान भाषा है, इसमें णा की बहुलता है। अपभ्रंश में दो वचन तथा दो लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल कहलाता है। तो दोस्तों अभी इतना ही पढ़ते हैं, अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसके आगे का टॉपिक, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारी हिंदी है वो किस तरह के विकास क्रम से होते हुए आई। और एक चीज़ और गुजारिश करूंगा आपसे कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, डिटेल में फिर से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और एग्ज़ाम के पहले पहले आपको वो टॉपिक कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे बताते रहें और मैं आपके लिए मेहनत करते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।